औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ वाट चाक अकेडमी के एक और ज़बरदस्त लेक्चर में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट को बहुत सारे टीचर हज़रात के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और वो भी बिल्कुल फ्री। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 सॉलिड्स हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें सबसे पहले हम सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। जिस तरह आपको पता है कि स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, फंडामेंटल स्टेट्स है, प्लाज्मा इन लिक्विड क्रिस्टल, उसको भी हमने डिस्कस किया, उस पर भी लेक्चर्स मौजूद हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो सॉलिड, तो इस पे जाने से पहले इसको समझने की ज़रूरत है कि सॉलिड बेसिकली है क्या। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड में सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे पास डिफ्यूजन, के डिफ्यूजन सॉलिड में होती है कि नहीं होती, और अगर होती है तो किस तरह होती है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। तो आपको पता है कि डिफ्यूजन का बेसिकली ताल्लुक होता है मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। अगर पार्टिकल में मूवमेंट एग्जिस्ट करता है तो वहां पे ऑब्वियसली डिफ्यूजन भी होगी। अगर पार्टिकल में मूवमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो वहां पे डिफ्यूजन का मतलब कंसेप्ट नहीं हो सकता। फिर अगर पार्टिकल मूव करते हैं तो उसमें फिर हम देखते हैं कि पार्टिकल की मतलब साइज़ कितना है, उसका शेप किस तरह का है, वो फिर उस पर डिपेंड करता है। तो गैसेस में वो आप देख सकते हैं, उस पर लेक्चर ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ पे सॉलिड में डिफ्यूजन का कंसेप्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स फिक्स्ड पोजीशन में होते हैं, ठीक है। जब फिक्स्ड पोजीशन में होते हैं तो यहाँ पे फिर हम इसमें जब मूवमेंट ही नहीं होगी तो फिर डिफ्यूजन कहाँ से आएगा। तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड में जो डिफ्यूजन का पैटर्न होता है वो कुछ इस तरह होता है। सॉलिड्स, तो इसकी डिफ्यूजन कम होगी लिक्विड से, और लिक्विड्स की कम होगी गैसेस से। इट मीन कि इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में सबसे जो हाईएस्ट डिफ्यूजन है वो है गैसेस का। किसका है? वो है गैसेस का। क्योंकि गैसेस में ऑब्वियसली रैंडम मोशन होता है, पार्टिकल फ्री होते हैं, एक दूसरे से फार अवे होते हैं, इजीली मूव कर सकते हैं, लिहाजा वहाँ पे डिफ्यूजन का कंसेप्ट पॉसिबल हो सकता है। अच्छा, तो अब यहाँ पे सेकंड हम जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो है हमारे पास कंप्रेशन। वो है हमारे पास कंप्रेशन। कंप्रेशन आप लोगों को पता है कि मतलब इसका जो प्रेस करना है कि कितना हम सॉलिड्स को प्रेस कर सकते हैं। तो ये तो जर्नल भी आपको पता होगा कि सॉलिड्स को हम प्रेस नहीं कर सकते, नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। क्यों नॉन कंप्रेसिबल होते हैं? आर यू कैन से कि वेरी 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 लेस कंप्रेसिबल होते हैं। क्यों? ये इसलिए कि बेसिकली जो सॉलिड्स होते हैं इनके दरमियान फ्री स्पेसेस एग्जिस्ट नहीं करते। अगर आप मतलब यह है कि आयरन वगैरह को रख दें एंड इट विल टेक ईयर्स के जो वहाँ पे उसकी जो कंप्रेशन होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनके दरमियान जब फ्री स्पेस नहीं होता, जब फ्री स्पेस नहीं होगा तो ऑब्वियसली पार्टिकल्स कहाँ पे कंबाइन होंगे एक दूसरे के साथ। देखिए, जब आप किसी चीज़ को प्रेस करते हो तो वहाँ पे अगर पार्टिकल्स के लिए जगह मौजूद है, एटम आयंस मॉलिक्यूल के लिए जगह मौजूद है, तो प्रेशर के नीचे वो उस जगह को ऑक्यूपाई करके अपनी साइज को थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं, या रीशेप कर लेते हैं, या रीसाइज कर लेते हैं। लेकिन जब फ्री स्पेस ही ना हो तो फिर ये कहाँ पे होंगे? तो इसलिए ये बहुत ही मतलब वेरी लेस कंप्रेशन आप कह सकते हैं कि वेरी लेस कंप्रेशन है इनमें, ठीक है, सॉलिड्स में। क्यों? नो फ्री स्पेसेस, नो फ्री स्पेसेस। क्योंकि फ्री स्पेसेस नहीं होंगे तो ऑब्वियसली जब फ्री स्पेसेस नहीं होंगे तो कंप्रेशन का भी पॉसिबल नहीं होता। लेकिन फिर आपसे कोई ये पूछ सकता है कि जो वुड और कॉर्क है, वुड या कॉर्क, इसमें फिर ये उसको जब हम कंप्रेस करते हैं तो वहां पे कंप्रेशन कैसे हो सकती है? तो आपका जवाब होना चाहिए कि जो कि वुड और कॉर्क, उसकी जो अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स है और जो पोजीशन है वो इस तरह है कि उनके दरमियान कुछ फ्री स्पेसेस एग्जिस्ट करती है, ठीक है। जब हम उसको कंप्रेस करते हैं, हाई प्रेशर उसके ऊपर डालते हैं, तो वहाँ पे कंप्रेशन होती है, ऑल्दो के कम होती है लेकिन अप्रिशिएबल अमाउंट होती है, ठीक है, और मेजरेबल अमाउंट होती है। वो जो कंप्रेशन है वो बेसिकली दो फ्री स्पेसेस का होता है, नॉट द मटीरियल। मटीरियल कंप्रेस नहीं होता बल्कि जो फ्री स्पेसेस है वो कंप्रेस होते हैं। तो वुड और कॉर्क में आप फिर ये वाली बात कर सकते हैं, वुड और एंड
खार्क में। फिर आप ये बात कर सकते हैं कि जो फ्री स्पेसेस होते हैं वो उनका बेसिकली वहाँ पे कंप्रेशन होती है। ठीक है। द थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज एक्सपेंशन, कि हमारे पास हमने एक्सपेंशन पढ़ा तो अब हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन। एक्सपेंशन जिस तरह कंप्रेशन का मतलब यह है कि आप किसी चीज़ को दबाते हो, तो एक्सपेंशन का किसी चीज़ का फैलना है। तो एक्सपेंशन यहाँ पे होती है, एंड एक्सपेंशन किस पैटर्न में होती है? एक्सपेंशन बेसिकली इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो मतलब उनका वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम कैसे इंक्रीज हो जाता है? जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज हो जाते हैं, प्री स्पेस पार्टिकल्स का इंक्रीज हो जाता है। जब प्री स्पेस इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और इसको हम बेसिकली कहते हैं एक्सपेंशन। अब आप कहेंगे कि सर मतलब किस तरह? तो ये जो टेम्परेचर है ये बेसिकली फ्री स्पेस को इंक्रीज करता है, और यही प्री स्पेस पर वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। किस चीज को? वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। तो ये सारे फैक्टर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। इसमें अगर एक वो हो जाए तो बाकी भी उसके। तो फिर इसको हम मेजर कैसे करते हैं? इसके लिए हम एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। इसको हम थीटा टाइप से डिनोट करते हैं। ये कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या चीज है? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बेसिकली सॉलिड्स को मेजर करने का टर्म है, कि सॉलिड को हम किस तरह मेजर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या है? तो ये बेसिकली हम कहते हैं कि अगर हम किसी सॉलिड को टेम्परेचर दे दें और उससे उसके वॉल्यूम में 1 डिग्री का चेंज आए, मतलब यह कि वॉल्यूम 1 वैल्यू इंक्रीज हुआ। ठीक है। ये इंक्रीज हुआ, और इंक्रीज करने की वजह क्या थी? 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के साथ। तो अगर वॉल्यूम में 1 डिग्री या 1 वैल्यू इंक्रीज आता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के इंक्रीज करने की वजह से, तो हम इसको कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। और इसके जरिए हम सॉलिड्स की जो एक्सपेंशन है उसको मेजर कर सकते हैं। इट मीन कि इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द मेजरमेंट ऑफ द सॉलिड। अच्छा, नेक्स्ट फिर हमारे पास है, अब देखें एक और चीज इसके साथ मुझे याद आ गई कि जब हम सॉलिड में एक्सपेंशन को मतलब ये है कि वो कास्ट करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, उसके जरिए हम सॉलिड्स को एक्सपेंड करते हैं, तो वहाँ पे एक और पॉइंट फिर सामने आएगी कि जब भी हम इसको मतलब ये है कि टेम्परेचर इसका इंक्रीज करेंगे, इस पे एक्सपेंशन, तो इसका जो ज्योमेट्रिकल शेप होता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। वी कैन से कि दिस एक्सपेंशन काजेस चेंज इन द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द सॉलिड। जब उसका ज्योमेट्रिकल शेप चेंज हो जाएगा तो डेफिनेटली क्या होगा, वो किसी दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है। जिस तरह हमने एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंजेस का लेक्चर मौजूद है, आप देख सकते हो कि वहाँ पे हमने कहा था कि एक शेप से दूसरे शेप में ये कैसे चेंज हो जाता है। तो ये इसी वजह से चेंज हो जाता है कि जब आप टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो, इसके मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट चेंज हो जाती है। तो ये तीनों स्टेट्स जो है ना, ये बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस आप चेंज करते हो, जब इसकी अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी तो ऑब्वियसली इसका स्टेट चेंज हो जाएगा। तो फिर हम जब ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो इसको फिर हम कहते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। फिर टेम्परेचर की एक ऐसी वैल्यू कि जहाँ पे ये दूसरे स्टेट में कन्वर्ट, फॉर एग्जांपल ग्लास है हमारे पास, अब ग्लास का जो मेल्टिंग पॉइंट है 1400 to 1600 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब ये जो वो वैल्यू है, तो अगर आप टेम्परेचर वहाँ तक लेके जाओ तो आपने एक्सपेंशन भी कास्ट कर दिया और साथ में आपने स्टेट ऑफ मैटर भी चेंज कर दिया। तो ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, ओके। नाउ द फोर्थ वन इज मोशन ऑफ पार्टिकल्स। फोर्थ वन हमारे पास है मोशन ऑफ पार्टिकल्स। अब मोशन ऑफ पार्टिकल्स में हम बात करते हैं बेसिकली कि ये पार्टिकल्स मोशन कितना कास्ट करते हैं, मूवमेंट कितनी करते हैं। तो मोशन ऑफ पार्टिकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ। अब देखें, मोशन
आप पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू IMF, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक है तो मोशन ज्यादा होगी, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग है तो मोशन फिर कम होगी। अब सॉलिड में मोशन एग्जिस्ट नहीं करती, मोशन एग्जिस्ट नहीं करती का मतलब यह है कि इसके मॉलिक्यूल दौड़ते नहीं हैं एक दूसरे के पीछे कि ये उधर गया, वो जिस तरह गैसेस में होते हैं कि जितना आपने उसको फ्री स्पेस दे दी तो इतने वो दूर चले गए। नहीं, यहाँ पे बेसिकली मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन नहीं होता, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि इनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बड़े स्ट्रांग होते हैं और इसको टाइटली बॉन्डेड रखते हैं, एक दूसरे के साथ जोड़े रखते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर बेसिकली होता है कि ये जो पार्टिकल्स है ये सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, मतलब ये कि अपने एक्स एक्सिस के सराउंड ओनली द टू एंड फ्रो मोशन, जिस तरह हम कहते हैं कि मामूली सा ये मतलब ये पार्टिकल यहाँ पे थोड़ा सा हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा हुआ, यहाँ पे हुआ, लेकिन ये बड़ा वो ओपन मोशन ये नहीं कर सकते, रैंडम मोशन ये नहीं कर सकते। सो इट कैन ओनली वाइब्रेट। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4 है कि देयर इज वेरी लेस मोशन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फिफ्थ वन। फिफ्थ वन हमारे पास है स्पेस बिटवीन क्रिस्टल। अब स्पेस बिटवीन क्रिस्टल, अब इनके दरमियान ऑब्वियसली स्पेसेस नहीं होते। क्यों स्पेसेस नहीं होते? क्योंकि यहां पे हमारे पास ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं ये मैक्सिमम होते हैं। क्या होते हैं? मैक्सिमम होते हैं, और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज के लिए? ये जो सॉलिड का रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉलिड्स फिक्स्ड पोजीशन, फिक्स्ड पोजीशन, ये जो सॉलिड की फिक्स्ड पोजीशन है इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, और यही फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं सॉलिड्स के जो हमारे पास आते हैं इनकम्प्रेसिबिलिटी है, जो सॉलिड्स की इनकम्प्रेसिबिलिटी है ना, उसके लिए भी यही फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि फ्री स्पेस नहीं होता। जब फ्री स्पेस नहीं होता तो डेफिनेटली सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होंगे। तो यही इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मोशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, फिक्स पोजीशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ऑर्डर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, इनकम्प्रेशन के लिए भी यही इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है। द सिक्स्थ वन इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जो बेसिकली हमारा है कि इंटर मोलिकुलर फोर्सेस, जिसको हम IMF कहते हैं। ठीक है, ये वो इंटरनेशनल मैनेजमेंट ऑफ फंड्स का वो इदारा नहीं है, बेसिकली ये फोर्सेस की हम बात करते हैं, केमिस्ट्री में हम बात करते हैं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मैंने जिस तरह से आपसे कहा है कि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फिक्स्ड पोजीशन के लिए। किस चीज़ के लिए? फिक्स्ड पोजीशन के लिए। यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑर्डर के लिए, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए? मोशन के लिए, और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनकम्प्रेशन के लिए। ठीक है, तो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, और इन सारी प्रॉपर्टीज़ को अगर मैं कंक्लूड करूं तो मैं कहूंगा कि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं शेप के लिए। किस चीज़ के लिए? शेप ऑफ द सॉलिड्स के लिए, शेप ऑफ द सॉलिड्स के लिए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो 7th प्रॉपर्टी आती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बेस्ड ऑन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। इस पॉइंट का मतलब ये है कि हमारे पास ये जो सॉलिड्स होते हैं इनमें काइनेटिक एनर्जी किस तरह होती है। जिस तरह हम कहते हैं कि गैसेस में जो रैंडम मोशन होता है उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करती है, तो फिर इन सॉलिड्स में काइनेटिक एनर्जी किस तरह होती है? तो देखिए, जिस तरह हमने कहा है कि यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं। तो जब वो मैक्सिमम होंगे तो पार्टिकल्स फिक्स्ड अरेंजमेंट में होते हैं। क्या? फिक्स्ड अरेंजमेंट होती है उनकी। ठीक है, तो वहां पे नो फ्री मूवमेंट, नो फ्री मूवमेंट
क्योंकि फ्री मूवमेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो जब फ्री मूवमेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता तो नो रैंडम मोशन। तो जब नो रैंडम मोशन, ओनली वाइब्रेशन, तो फिर यही सॉलिड एग्जिस्ट या पोजेस ओनली वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि जब यहां पे जिस तरह का मोशन होगा तो उस तरह की इसमें काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करती है। अब काइनेटिक एनर्जी प्योरली डिपेंड करती है फ्री मोशन ऑफ द पार्टिकल्स पे, ठीक है, रैंडम मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। अब यहां पे मोशन ही इसमें जो एग्जिस्ट कर रहा है वो क्या है हमारे पास, वो वाइब्रेशन है। तो ऑब्वियसली जब वाइब्रेशन एग्जिस्ट करेगा तो फिर उसी तरह के इसमें एग्जिस्ट करेंगे क्या, यस, उसी तरह के फिर इसमें काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करेंगे। तो ये हमने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी। मैं आपको वन क्लिक में इन प्रॉपर्टीज का एक समराइज फॉर्म देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, नाउ अब यहां पे मैं करता हूं एक डायग्रामेटिकल प्रूफ की मैं कोशिश करता हूं कि ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हमने अभी पढ़ी है कि इन प्रॉपर्टीज को हम वन क्लिक में आप इसको कैसे याद कर सकते हैं। तो मैं ट्राई करूंगा, बाकी यहां से सिर्फ आपको प्रॉपर्टी का नाम पता चलेगा, उसकी डिटेल आपने खुद जाके फिर वो मतलब पूरे लेक्चर से देखनी होगी, ठीक है। अगर हम कहें कि ये हमारे पास बेसिकली सॉलिड्स हैं, ठीक है। अब सॉलिड्स की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी। एक प्रॉपर्टी हमारे पास द नंबर 1 था डिफ्यूजन, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास थी कौन सी, यस, कंप्रेशन, ठीक है। द थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास थी यस, एक्सपेंशन। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी थी, बोल गए, मोशन ऑफ पार्टिकल्स। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी थी, स्पेस बिटवीन क्रिस्टल। सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी थी, यस, IMF। एंड द सेवंथ प्रॉपर्टी हमारे पास फिर कौन सी आ गई है, यस, काइनेटिक एनर्जी बेस्ड ऑन KMT। अब देखिए ये हमारे पास प्रॉपर्टीज है सॉलिड की। तो इन प्रॉपर्टीज को अगर आप इस तरह एक ही स्ट्रक्चर में मतलब लिख लें और फिर बारी बारी एक एक को एक्सप्लेन करें तो भी ज़बरदस्त है। जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया है आप उस तरह एक्सप्लेन करें और एंड में एक डायग्राम बना के इस तरह शो करें तो भी ठीक है, सही है ना। इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको किस तरह करते हैं। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर आपके खिदमत में हाजिर होऊंगा। यहाँ पे अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी इशू है तो आप कमेंट्स एरिया में लिख सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं अपनी भरपूर कोशिश करूँगा कि आपको सेटिस्फाई कर सकूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। अल्लाह हाफिज़।